तो उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और लगातार उपचुनाव को लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटों की काउंटिंग आज होगी। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 14 चरणों में काउंटिंग होगी और बागेश्वर डिग्री कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है और डिग्री कॉलेज में ही वोटों की गिनती भी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। काउंटिंग के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी देखने को मिली है कि कर्मचारियों को फुल प्रूफ ट्रेनिंग दी गई है। बागेश्वर में मुख्य मुकाबला बीजेपी के पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच में है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार सुबह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कैसी व्यवस्था आज देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से आज बड़ा दिन है क्योंकि आज मतगणना हो रही है, आज काउंटिंग हो रही है। बागेश्वर सीट के विधायक चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और बीजेपी ने उनकी पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। अगर इस सीट की बात कर लें तो 20 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार क्योंकि कड़ा मुकाबला है, जनता का जनादेश किस ओर जाता है। बागेश्वर में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा 64% महिलाओं ने मतदान किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड था, जब महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत को बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। सीएम धामी ने साफ कहा कि मातृशक्ति हमेशा बीजेपी के साथ रही है और यहाँ भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। और मातृशक्ति हमेशा से उत्तराखंड के अंदर जागरूक रही है। मातृशक्ति का योगदान उत्तराखंड को बनाने में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है और मातृशक्ति ने आगे आकर मैं समझता हूं निश्चित रूप से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, बागेश्वर की मजबूती के लिए, वहां के विकास के लिए उन्होंने अपना मतदान किया है। कांग्रेस के मुताबिक 2022 और 2023 की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ चुका है। मणिपुर से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, उसका गुस्सा बागेश्वर में बीजेपी के खिलाफ वोट में गया। 2022 और 2023 के चुनाव को बराबर नहीं समझना चाहिए बीजेपी ने। मणिपुर की घटना, अंतर्राष्ट्रीय बेटियों के साथ जो खिलाड़ी बेटियां हैं उनके संग जो दिल्ली में हुआ अंकिता मर्डर केस, वहां की महिलाओं के बीच में बहुत हावी थे और महिलाओं ने जम के कांग्रेस के पक्ष में इस बार मतदान किया है। महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान जो है वो महिलाएं हैं। सुबह 8 बजे वोटिंग की गिनती होगी, जिसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किसके दावे में कितना दम है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो सुबह सुबह की हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। लेकिन अगर हम इस सीट की बात कर रहे हैं, बागेश्वर उपचुनाव की सीट की बात कर रहे हैं, तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने उन्हीं के परिवार के सदस्य पर भरोसा व्यक्त किया है, जबकि कांग्रेस ने बसंत कुमार को मैदान में उतारा है। हमने मतदान के वक्त भी तस्वीरें देखी थी, किस प्रकार से पूजा पाठ वो करते हुए नजर आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। तो कुमार 2022 तक इसी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और आपकी स्टेट यूनियन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से उन्हें उतारा गया है और मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। और चलिए सीधा रुक करते हैं। सुष्मिता थापा हमारे साथ बागेश्वर से जुड़ी हुई हैं। देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बागेश्वर आपको लिए चलते हैं सुष्मिता थापा के पास। सुष्मिता, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है लगभग मतदान के बाद अब मतगणना को लेकर, और जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, उस बारे में हम बात करेंगे सुनील प्रभात से। लेकिन आप ये तस्वीरें दिखाइए अभी इस वक्त कैसी तैयारी है, क्योंकि 8 बजने में बहुत कम वक्त बाकी है। जी 8 बजे में बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। लगभग सारी तैयारियां प्रशासन की हो चुकी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है और लगातार सुबह 5 बजे से इनकी ब्रीफिंग यहाँ पे चल रही है। उसके बाद 8 बजे से जो काउंटिंग होगी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे लोगों की चेकिंग हो रही है।
लगातार सिक्योरिटी भी यहाँ पे है, पर प्रशासन भी तैयारी पे है। और 8 बजे स्ट्रांग रूम खुलेगा, उसके बाद 8 बजे काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग में बात करें, पहले बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होगी, उसके बाद जो है वो ईवीएम की काउंटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है 4-24 व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे बना हुआ है, और जो सैनिक बल भी यहाँ पे तैनात किया हुआ है। तो लगातार जो प्रशासन है वो तैयारी पे जुटा हुआ है और सभी तैयारी पूरी हो गई है। लगभग 9 से 10 बजे के बीच में कुछ चीजें साफ हो जाएंगी कि कौन अगला विधायक हो सकता है। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। सुनील नव प्रभात का भी रुख कर लेते हैं। सुनील, वहां पर कैसी तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर? देखिए, मैं अभी देहरादून में मौजूद हूं और बागेश्वर विधानसभा का भले ही एक उपचुनाव हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का उपचुनाव हो, लेकिन इस पर सियासी दलों की नजरें लगी हुई और उनको बड़ी उम्मीद है इस चुनाव से, क्योंकि हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि बागेश्वर का जो विधानसभा उपचुनाव है एक लॉन्चिंग पैड का काम करेगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि इसके बाद सीधे पॉलिटिकल पार्टियां लोकसभा चुनाव में जाएंगी। उत्तराखंड में इससे पहले निकाय चुनाव भी थे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर जो हम तैयारियों के हालात देख रहे हैं, बहुत कम संभावना इस बात की है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बीच कहीं कोई और चुनाव हो या निकाय चुनाव हो। तो ये संभावना प्रबल है कि इसके बाद सीधे लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी। और इसी के मद्देनजर जो ये चुनाव की जो जीत होगी, जिस भी पार्टी के खाते में जीत आएगी, बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में 5 पार्टियां मैदान में उतरी हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, समाजवादी पार्टी और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट वहां पर उतारे हैं। लेकिन जो मुख्य मेन फाइट है, नेक टू नेक फाइट है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बिल्कुल। और सुनील, फाइट जो देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो है, लेकिन दोनों पार्टियां किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनको लेकर वो जनता के बीच गए? और बात अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की करें तो कौन सा दावेदार ज्यादा मजबूत दिख रहा है? जो अभी तक का मतदान प्रतिशत कहता है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, कौन सा दावेदार मजबूत लगता है ये कहना तो बहुत टफ होगा, और कुछ देर बाद यानी कि अगले 2 से 3 घंटों में आपको बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, जैसे जैसे रुझान सामने आने लगेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर आप बागेश्वर में जो मतदान हुआ उसका अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो इस ट्रेंड को अगर आप 2022 से कंपेरिजन करें तो 2022 में उत्तराखंड में बम्पर वोट डाले थे महिलाओं ने, सबसे अधिक महिलाओं ने यहाँ पर वोट डाले थे। और ठीक वही ट्रेंड बागेश्वर उपचुनाव में देखने को मिला कि बागेश्वर उपचुनाव में 55% जो वोट हुआ, इसमें जो वोट ऑफ परसेंटेज महिलाओं का था वो करीब 64% था। तो आप लगाइए बहुत बड़ा गैप है। और 2022 में जब महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की तो आपने देखा कि पहली बार उत्तराखंड में मिथक भी टूटा, एक नया इतिहास बना कि पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में थी उसने एक बार फिर से रिपीट किया, बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई। ठीक यही ट्रेंड बागेश्वर में देखने को मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि महिलाओं ने जो जबरदस्त तरीके से वहां पर वोटिंग की है उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। करण महारा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत तौर पर जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि बागेश्वर में, चाहे वो मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, दिल्ली में हो, या फिर उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी जो यहां पर केस हुआ, उनका कहना था कि बागेश्वर में महिलाओं में जबरदस्त तरीके से आक्रोश है और कांग्रेस की वहां पर जितने भी मीटिंगें हुई वहां पर बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भागीदारी की। लिहाजा जो ये वोटिंग हुई, जो वोट ऑफ परसेंटेज महिलाओं का बड़ा है वहां पर, वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। तो दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आज कुछ घंटे बाद ये स्थिति, ये तस्वीर साफ हो जाएगी और आप देखिएगा कि आज जो भी दल जीतेगा, जो भी पार्टी यहां पर जीतेगी, उसकी कोशिश होगी कि इस वाइब्रेशन को, जीत के इस उत्साह को वो लोकसभा चुनाव तक ले जाए। तो एक बड़ा लॉन्चिंग पैड है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा इस जीत के बाद।